हेलो गाइस, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई शानदार और जानदार क्लास में, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 13 नवंबर 2019 शिफ्ट 1 को, और देखने वाले हैं कितनी प्यार भरी बातें इस शिफ्ट में डी ट्रिपल एच ने हमारे साथ करी। इससे पहले हम ऑलरेडी 3 शिफ्ट्स कवर कर चुके हैं, जो कि 11 नवंबर की शिफ्ट 1, 2 और 3 थी, और होप्स अभी तक आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से नाइस पढ़नी है तो मेक श्योर आप डी ट्रिपल सी पेडागोजी स्पेशल ज्वाइन कर लो। उसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, डिसिप्लिन 1। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखो डिसिप्लिन 1 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, इवेल्युएशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इंप्लीमेंटिंग टीचिंग लर्निंग, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम विकास का सही क्रम है? उद्देश्यों का मूल्यांकन, उद्देश्यों का गठन, शिक्षण अधिगम अनुभवों का क्रियान्वयन, और शिक्षण अधिगम अनुभवों का चुनाव। तो बताओ भाई, पहले पॉइंट क्या होगा? पहला पहला पॉइंट तो यही होगा कि करिकुलम जब डेवलप हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस करिकुलम के। सिंपल सी बात है, पहली पॉइंट तो ये होगा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सिलेक्ट करेंगे कि भाई इस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमें इन इन तरीकों से पढ़ाना है। तो ठीक है, उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे। अब टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हम क्या करेंगे? उन्हें इंप्लीमेंट करेंगे, और इंप्लीमेंट करने के बाद इवेल्यूएशन कर लेंगे। बेसिकली 2 4 3 1, 2 4 3 1। सबने इसका उत्तर दे दिया, कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत किसी को नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द 74th अमेंडमेंट एडेड म्यूनिसिपैलिटीज इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पिछले पेपर्स में, अब मैं जब भी बात करूंगा पिछली क्लास की या फिर पिछले पेपर्स की, तो मेक श्योर मैं सारी क्लास की बात करूँ, क्योंकि ऐसे तो मुझे क्लास नंबर तो याद नहीं है कौन से में क्या कराया था। तो उसमें अगर आपको याद हो, एक पंचायत वाला क्वेश्चन आया था, तो उसमें हमने देखा था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत वो आर्टिकल 9A में डाला था। तो इधर भी पार्ट 9A में डाला था। तो यहाँ पे वो 74th अमेंडमेंट एक्ट मैंने वहां पे आपको जिक्र भी किया था, तो भाई सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो कौन सा? 9A में। पॉइंट इज क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। Which sociologist defined religion as unified system of beliefs, practices related to sacred things? अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से अभी तक इस सीरीज को फॉलो करते हुए आ रहे हो, तो मैंने क्लास में कवर करवा दिया था कि रिलीजन की बात एक भाई साहब ने करी थी, जो कि हमारे थे। कौन? बताओ भाई, उत्तर बताओ ऑप्शंस में, फिर मैं बताता हूँ। किस समाजशास्त्री ने धर्म को पवित्र वस्तुओं से जुड़ी मान्यताओं और प्रथाओं से संबंधित एकीकृत प्रणाली के रूप में परिभाषित किया? कार्ल मार्क्स, टालकोट पर्सन, मैक्लिवरन पेज, और लास्ट इमाइल डरकाइम। तो एक ही थे, इमाइल डरकाइम। बाकी इसको अगर मुझे दिखाना हो कहाँ लिखा हुआ है कहाँ नहीं, 507 ब्लॉक 1 पेज नंबर 2। 507 ब्लॉक 1 पेज नंबर 2, ये खुली रखा है। 507 ब्लॉक 1 पेज नंबर 2, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो यही लिखा हुआ है। पहली बात, एक इसका और देख लो आप। मैक्लिवर एंड पेज, मैक्लिवर एंड पेज की डेफिनेशन में बता रहा हूँ पहले ही। अथॉरिटी एंड म्यूचुअल एड आएगा, अथॉरिटी एंड म्यूचुअल एड आएगा, ठीक है। और पेज नंबर 3 पे इन भाई साहब की डेफिनेशन लिखी हुई है। एमाइल डरकाइम डिफाइंड रिलीजन एज यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीव्स, प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू सैक्रेड थिंग्स, ठीक है। अब एक तो डरकाइम साहब की आ गई। अब एक और रिलीजन के बारे में बात करी थी, किसने? कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने। देयर इज अ कंसेंसस दैट रिलीजन इज फंक्शनल रोल इन सोसाइटी। अब इन दोनों को याद कैसे करना है वो देखो आप, ठीक है। याद देखो, इधर सैक्रेड थिंग है। सैक्रेड थिंग मान सकते हो पूजनीय, जिसे पूजा जाता है। इमाइल डरखाइम, डरखाइम से कहीं ना कहीं हम दुर्गा माँ से रिलेट कर सकते हो। तो डरखाइम सैक्रेड थिंग्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स और डरकाइम दोनों ने ही रिलीजन के बारे में बात करी थी। जिस रिलीजन की डेफिनेशन में आपको सैक्रेड थिंग्स दिख जाए, मतलब पूजनीय, पूजनीय डरकाइम से दुर्गा माँ जोड़ लेना और आप कर दोगे उत्तर। कार्ल मार्क्स ने बोलता कंसेंसस दैट इज रिलीजन इज फंक्शनल रोल इन सोसाइटी। बस इसमें ऐसा रिलीजन की 2 डेफिनेशन है, समझ गए। कार्ल मार्क्स ने फिर इकोनॉमी के बारे में बोला। ये आगे आने वाले आपको जो पीवाई की उसके अंदर इनकी डेफिनेशन देखने को मिलेंगे कि बॉटम और की, टी बी बॉटम और की देखने को मिलेगी, ठीक है। वो आगे आने वाली पीवाई की उसमें, ठीक है। पॉइंट इज क्लियर, आगे चले।
Which of the following are the important points that should be considered while selecting any teaching learning material? निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन करते समय विचार किया जाना चाहिए? तो TLM सेलेक्ट करते टाइम हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? पहली बात एज अप्रोप्रिएट, दूसरी लेवल अप्रोप्रिएट, तीसरी अवेलेबिलिटी एंड चौथा क्रिएटिव यूज। बिल्कुल ठीक बात है भाई, TLM एज अप्रोप्रिएट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप थर्ड क्लास की कोई एक्टिविटी करवा रहे हो और TLM आपने पढ़ा दिया 5वीं क्लास के, फिर 8वीं क्लास का नहीं। लेवल अप्रोप्रिएट होने चाहिए भाई, बच्चों को समझ आना चाहिए। पहली बात बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, है ना। थर्ड इज अवेलेबिलिटी, TLM शुड बी लाइक कि जो अवेलेबल हो, ऐसा ना हो कि जो स्केयर्स हो, जो आपको अरेंज करने में 15 दिन लग जाए, ऐसा ना हो। और क्रिएटिव यूज मतलब कि उनका ऐसा ना हो कि TLM का एक स्पेसिफिक यूज हो। TLM बेस्ट TLM वो होता है जिसका जिसको हम एक से ज्यादा कंटेक्स्ट में या फिर एक से ज्यादा एक्टिविटीज में इस्तेमाल कर सकें, तो उसका क्रिएटिव यूज भी होना चाहिए। पॉइंट इज क्लियर? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा। पॉइंट इज क्लियर? बाकी अगर बताना हो इसको, 506 ब्लॉक 3 पेज नंबर 68, 506 ब्लॉक 3 पेज नंबर 68। पॉइंट्स टू कंसिडर व्हाइल सिलेक्टिंग TLM, एज अप्रोप्रिएट होने चाहिए, बच्चों की इसके अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, क्रिएटिव यूज होनी चाहिए, बेसिकली वर्सटाइल होनी चाहिए, अलग अलग जगह पे हम इसका इस्तेमाल कर पाए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए, बच्चों के लिए भी लेवल अप्रोप्रिएट, बेसिकली बच्चों के हिसाब की लेवल की होनी चाहिए। ये बात सिंपल सी बात है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, इसके थ्रू बच्चे लिखा लिखा भी, यूज ऑफ मटेरियल शुड अलाउ द चाइल्ड टू इजीली जनरलाइज द कंसेप्ट टू अदर कंटेक्स्ट और सिचुएशन। जो भी बच्चा इसके थ्रू लर्निंग सीखता है वो उसको दूसरे पहलू में या फिर दूसरी सिचुएशन में अप्लाई कर पाए। दिस इज कॉल्ड पॉइंट टू कंसिडर व्हाइल सिलेक्टिंग TLM। समझ गए? तो इसके चार उत्तर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट टू द चिल्ड्रन? निम्नलिखित में से किसको बच्चों को पुरस्कार व दंड दोनों की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है? देखो थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे डिसएग्री करूंगा इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन ठीक है, ऑफिशियल पेपर में ये सेम जो इंग्लिश स्टेटमेंट है ये आई हुई है। ऑप्शंस अकम्पेनमेंट, समझौता, रीइंफोर्समेंट, कंसोलिडेशन, एनहांसमेंट। देखो उत्तर दे दिया आपने, ठीक है, वो अलग बात है, उत्तर दे दिया। पॉइंट इज कि आपका खुद का दिमाग कहाँ गया? समझ रहे हो? पनिशमेंट, देखो रिवॉर्ड्स की बात मान ली कि रिवॉर्ड्स आप दोगे, बच्चों के अंदर रीइंफोर्समेंट होगी, बट इसमें लिखा हुआ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गिविंग रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट टू द चिल्ड्रन। पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। हाँ, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है, वो अलग है। और एक पॉजिटिव पनिशमेंट भी होती है, नेगेटिव पनिशमेंट भी होती है। बट उस रीइंफोर्समेंट के अंदर पनिशमेंट नहीं आ सकती। थ्रेट्स ऑफ पनिशमेंट आ सकते हैं, पनिशमेंट देने की धमकी आ सकती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में, बट पनिशमेंट उस रीइंफोर्समेंट के अंदर नहीं आ सकती। ठीक है, बट बेस्ड ऑन इस क्वेश्चन की लैंग्वेज हम सभी ने इसका उत्तर दे दिया रीइंफोर्समेंट, हमें बस उतना चाहिए, बाकी मैंने आपको समझा दिया है। प्लस अगर इसको थोड़ा सा मुझे और समझाना पड़े, 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 29 में आपको लेके चलता हूँ। 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 29 पे मैं आपको लेके चलता हूँ, फिर वहां पे आपको दिखाऊंगा जादू। यहाँ जादू देखो आप, एक तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, आप देख रहे हो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो कि रिवॉर्ड ओरिएंटेड होता है। पॉजिटिव का मतलब प्रेजेंटेशन। देखो अभी मैं आपको चार चीजें बताऊंगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब देना या फिर उसके सामने प्रस्तुत करना। प्रेजेंटेशन ऑफ प्लीजेंट स्टिमुलस फॉलोड बाय एन एमिटेड बिहेवियर which strengthens the occurrence of the behavior। बेसिकली बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया तो आपने उसको कोई प्लीजेंट स्टिमुलस दिया। ठीक है, ठीक है, मतलब कुछ पॉजिटिव चीज आपने ऐड करी तो बच्चे ने उसका कुछ अच्छा रिस्पॉन्स दिया स्टिमुलस का। नेगेटिव में, नेगेटिव का मतलब होता है रिमूवल। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? रिमूवल। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? अकर्स व्हेन रिमूवल ऑफ एन एवर्सिव अनप्लीजेंट स्टिमुलस following an emitted behavior strengthen the occurrence of behavior। रिमूवल ऑफ एवर्सिव और अनप्लीजेंट स्टिमुलस, इसमें बच्चा ट्राई करेगा क्योंकि नेगेटिव है, तो एवर्सिव या फिर अनप्लीजेंट स्टिमुलस इसको देंगे। नेगेटिव का मतलब रिमूवल। ठीक है, अब रिमूव किया उसने, रिमूव मतलब वो चाहेगा कि जो उसको वार्निंग मिली है उसे खत्म करना। जैसे कि
टीचर ने बोल दिया बेटा ये काम नहीं हुआ तो थप्पड़ पड़ेंगे, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। थप्पड़ पड़ना इज अनप्लीजेंट स्टिमुलस, वो क्या चाहेगा, इसको रिमूव करना। तो थ्रेट्स ऑफ पनिशमेंट आती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में। ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, तो आने वाले पेपर में आपके आएगा, तो उसका ध्यान रखना। फेलियर की धमकी, डिटेंशन की धमकी, थोड़ा बेइज्जती करने की धमकी, ये धमकी वाली चीजें सारी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। अब मैं आपको बात करता हूं पनिशमेंट की, ठीक है। रीइंफोर्समेंट काम किस पे करता है कि जो आपको बिहेवियर चाहिए उसे रीइंफोर्स करने में, उसे और बढ़ाने में। पनिशमेंट जो बिहेवियर आपको नहीं चाहिए उसे रोकने में हेल्प करता है। अब पनिशमेंट बिल्कुल उल्टा है। पनिशमेंट भी दो टाइप की होती है, एक पॉजिटिव पनिशमेंट, एक नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव का मतलब प्रेजेंटेशन, पनिशमेंट है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पेनफुल होगा। तो पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या होता है, प्रेजेंटिंग अ पेनफुल स्टिमुलस, प्रेजेंटिंग अ पेनफुल स्टिमुलस, थप्पड़ मार दिए, चाटे मार दिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, नेगेटिव पनिशमेंट क्या है, रिमूवल ऑफ अ प्लीजेंट स्टिमुलस, रिमूवल ऑफ अ प्लीजेंट। नेगेटिव का मतलब रिमूवल, पनिशमेंट है तो कुछ ना कुछ भाई बच्चे से जाएगा, तो रिमूवल ऑफ अ प्लीजेंट स्टिमुलस। एग्जाम्पल के रूप में वो अच्छे नंबर नहीं लाया या फिर जो भी है, आपने उसकी पहले फॉर एग्जाम्पल वो पढ़ नहीं रहा, तो उसने आपने क्या किया, उसका फोन छीन लिया, तो रिमूवल ऑफ अ प्लीजेंट स्टिमुलस, आपने वो चीज छीन ली जो उसको पसंद थी, तो वो पनिशमेंट होगी। कौन सी, नेगेटिव पनिशमेंट होगी, समझ गए। ये मैंने आपको समझा दिया। बाकी आपको देखना है तो इस पेज पे आप जाके पढ़ सकते हो, बाकी मैंने ऑलरेडी क्लास में कवर करवा रखा अच्छे तरीके से, कि मैं थोड़ा बहुत रेफरेंस दे रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप ऑफ वैल्यूज, कौन कौन सी इनमें से मूल्यों का प्रकार है, मॉरल, कल्चरल, यूनिवर्सल, स्पिरिचुअल, नैतिक, सांस्कृतिक, सार्वभौमिक और आध्यात्मिक। सभी ने उत्तर दे दिया होगा, सभी ने इसका उत्तर दे दिया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी टाइप ऑफ वैल्यूज होती हैं और टोटल कितनी होती है। देखो चार तो पता लगी आपको, मेरा काम है और कितनी होती है और कौन कौन सी हो सकती है। 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 65, 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 65। और भाई लाइक कर दिया करो यार, ये ना बैठो बैठो मत रहा करो, बस लाइक कर दिया करो। एक मेन बात यह है कि सबसे पहली बार जो वैल्यूज टर्म है वो किसने इस्तेमाल करी, तो एक जर्मन फिलोसोफर थे फ्रेडरिच नेस्टिजे, उन्होंने पहली बार इस वैल्यू टर्म्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब वैल्यूज कितने प्रकार की होती हैं आपको दिख ही रही हैं, पर्सनल, सोशल, मॉरल, स्पिरिचुअल, कल्चरल और यूनिवर्सल। अब इस आपको ये याद रह जाए तो बहुत बढ़िया, बाकी इसमें याद करने ऐसा तो कुछ है ही नहीं। पर्सनल वैल्यूज है जो खुद की होती है, सोशल वैल्यूज जो हमारे आसपास समाज की होती है, मॉरल वैल्यूज जो हमारी खुद नैतिकता, नैतिक वाली वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज जो हमारे अंतर मन से जुड़ी होती है, कल्चरल वैल्यूज जो आपकी कल्चर की वैल्यूज है, यूनिवर्सल वैल्यूज जो कि ओवरऑल जैसे दुनिया की यूनिवर्सल वैल्यू क्या है, जैसे दुनिया में बोलूं कि चोरी करना पाप है, तो एक यूनिवर्सल वैल्यू है, वो हर कल्चर में, हर या फिर हर समाज में सेम है यूनिवर्सल वैल्यू, समझ गए। अगर इसको याद करना है सबसे अच्छा तरीका क्या है, एस एस सी, सोशल, स्पिरिचुअल, कल्चरल, हो गए। एसएससी का एग्जाम कौन देगा, यू, आप दोगे। और एसएससी एग्जाम देने से आप क्या बन जाओगे, मान लिया पीएम बन जाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत। तो सोशल, स्पिरिचुअल, कल्चरल, यूनिवर्सल, पर्सनल एंड मॉरल, याद हो गए, इसको ऐसे याद कर लो आप, ठीक है। चलो, टू लिव एट वन लेवल डिसरिगार्डिंग द टोटल प्रोसेस ऑफ लाइफ, जीवन की प्रक्रियाओं की अवहेलना करते हुए एक स्तर पर जीना डैश का कारण बनता है, माइजरी एंड डिस्ट्रक्शन, हैप्पीनेस एंड मनी, ग्रेट नॉलेज, एनलाइटमेंट। ठंड हो गई है भाई, अब पैरों में ठंड लग रही है मेरे को। बताओ भाई, जीवन, टू लिव एट वन लेवल डिसरिगार्डिंग टोटल प्रोसेस ऑफ लाइफ, इसमें क्या कर दिया आपने, जितने भी प्रोसेस है लाइफ के उसको सबको डिसरिगार्ड कर दिया, अपने मतलब हर चीज डिसरिगार्ड कर दी कि मुझे इस जिंदगी से लेना ना कुछ नहीं है, चलो भागो यहाँ से, समझ पा रहे हो। तो ना इस क्वेश्चन को ना डिपेंडिंग अपॉन आपने इस क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट किया है, आपके इसके उत्तर अलग अलग हो सकते हैं। शायद आपका किसी का ऑप्शन ए हो, किसी का ऑप्शन सी हो, किसी का ऑप्शन डी हो, अलग अलग हो सकती है। पॉइंट इज
क्योंकि मैं सोर्सेज पर बिलीव करता हूँ कि भाई क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं से उठाया होगा। अब क्वेश्चन है तो मुझे सोर्स ढूंढ के लाना था, वो मेरे ले आया हूँ। क्योंकि पॉइंट इज, अगर मैं साइकोलॉजी या फिर ये फिलोसफी जो भी है ये पार्ट भी पढ़ा रहा हूँ, तो वही मैंने क्लास 1 में बताया, पर्सपेक्टिव ऑफ गेम है। शायद मुझे इसका ऑप्शन ए लग सकता है, आपको डी लग सकता है। मैं अगर बता दिया कि हाँ भाई इसका ऑप्शन ए है, तो वो आप सुटेबल नहीं बैठेगा, आप सोचोगे चल ठीक है यही मान लेते हैं। वो मानने वाली बात नहीं होनी चाहिए, समझने वाली बात होनी चाहिए। समझा कहाँ से जाएगा? सोर्सेस से। क्योंकि समझाने को तो मैं विदाउट सोर्सेस सारे क्वेश्चन समझा दूंगा, पर फायदा क्या उस चीज का? समझ पा रहे हो? अब ना इस चीज को ध्यान सुनना। एक ही जिड्डू कृष्ण मूर्ति साहब थे, जिड्डू कृष्ण मूर्ति साहब में ये है, ठीक है। इस किताब से, इस किताब से मैंने आपको बताया भी पहले, 2022 में भी, 2022 में भी जो पेपर्स हुए थे, उसके हर शिफ्ट में एक दो सवाल थे। मतलब स्टार्टिंग की जो 4-5 शिफ्ट थी उन सब में ना एक दो सवाल थे, और लास्ट की जो शिफ्ट थी उसमें भी एक दो सवाल थे, ठीक है। ये अच्छे साइकोलॉजिस्ट या फिर फिलोसोफर रहे हैं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, तो इनकी बारे में बात करी गई, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चंस इस पीडीएफ से या फिर इनकी किताब से आ चुके हैं। बाकी आपको लेके चलता हूँ पेज नंबर 11 पे। देखो जैसे मार्क किए हुए ना, रिवॉल्ट इज ऑफ टू काइंड्स, ये 2022 का पीवाईक्यू है, ये 2022 के पीवाईक्यू में आ चुके हैं ये क्वेश्चंस जो मैंने मार्क किए हुए। ठीक है जी, अब हम चलते हैं पेज नंबर 11 पे। ये आ ही जाएगा, मैं आपको साथ ही दिखा भी दूंगा ना क्या है क्या नहीं। ये रहा। Technological progress does solve certain kind of problems for some people at one level, but it introduces wider and deeper issues too. To live at one level, disregarding the total process of life, is to invite misery and destructions. तो ना जो क्वेश्चन था वो इस कंटेक्स्ट में पूछा हुआ था कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो प्रोग्रेस है ना ये इतनी बढ़ गई है कि हमारा पूरी जीवन का ध्यान इन मोबाइल में, इस कंप्यूटर में, है ना, इन सब में रहने लगा है। जिसकी वजह से क्या है, हम अपने खुद के लेवल पे बाकी जो अपने लाइफ प्रोसेस है उसे डिसरिगार्ड कर रहे हैं। हमारा ध्यान ही टेक्नोलॉजी में घुसा हुआ है, हम जीवन को समझना ही नहीं चाह रहे हैं। इस कंटेक्स्ट में सवाल पूछा हुआ है। अब शायद आपको समझ आया, अच्छा हाँ, अगर मैं इसको एनलाइटमेंट समझ रहा था तो अब इसका माइजरी एंड डिस्ट्रक्शन ही होना चाहिए। द ग्रेटेस्ट नीड एंड द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम फॉर एवरी इंडिविजुअल इज टू हैव integrated comprehension of life which will enable him to meet his ever increasing complexities। कि ना ये टेक्नोलॉजी वगैरह में फंसने की हमें कोई जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इंसान की क्या है कि वो अपने जीवन को समझे, कॉम्प्रिहेंड, अपने लाइफ को कॉम्प्रिहेंड करे, मतलब समझे कि जीवन है क्या। और अगर आपने जीवन को समझ लिया, जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आएंगी, जितने भी दुविधाएं आएंगी, आप उनको सॉल्व कर पाओ। तो इस बारे में यहां बात करी गई, ठीक है। अब समझ गए, अब शायद आप इस कंटेक्स्ट को समझ भी गए और इस क्वेश्चन को भी समझ गए, जहां तक मुझे लग पा रहा है ना। तो शायद जो कंफ्यूज था पहले एनलाइटमेंट आएगा तो शायद आपको कंफ्यूज नहीं होगा। चॉइस ऑफ चैलेंज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। चुनौती का विकल्प निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? वैल्यूज की, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, इंक्लूसिव एजुकेशन। बताओ। चलो लेके चलता हूँ, फिर उधर दिखाता हूँ। इसमें भी शायद थोड़े कुछ बच्चे लड़खड़ा जाए, बाकी ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे सोर्स पे। 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 75। 506 ये ब्लॉक 2 में आगे, ये हम आगे पेज नंबर 75। डेवलपिंग मोटिवेशन, मोटिवेशन कैसे कैसे डेवलप हो सकती है। परसिस्टेंस इज द एबिलिटी टू स्टे विद टास्क फॉर अ रीजनेबली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कि मोटिवेशन बात यहां कर रहे हैं, मोटिवेशन कैसे कैसे डेवलप हो सकती है। पहला है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस क्या? किसी भी काम में लगे रहना, लगातार लगे रहना। ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ तो फिर छोड़ दिया, नहीं। परसिस्टेंस इज द एबिलिटी टू स्टे विद द टास्क फॉर रीजनेबली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो हाईली मोटिवेटेड बच्चे होते हैं वो लगातार किसी भी काम में लगे रहते हैं, उस काम को रोकते नहीं है। दूसरा, चॉइस ऑफ चैलेंज इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। चॉइस ऑफ चैलेंज क्या? फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने अभी कोई काम कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट उसको काम करवाने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसको आप चॉइसेस दे सकते हो कि भाई आपके पास ये 3-4 चॉइसेस हैं,
आप खुद बताओ कौन सी करनी है। एक तो वो ऑलरेडी काम करके आया तो वो मोटिवेटेड होगा ही, प्लस अगर उसकी खुद का चैलेंज का चॉइस हो, खुद की चॉइस का चैलेंज होगा तो वो और अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। इसके बारे में ये दूसरी बात। तीसरी बात, कैसे मोटिवेशन डेवलप हो सकती है, इधर हम बात करें डेवलपिंग मोटिवेशन। तीसरी बात, अमाउंट ऑफ डिपेंडेंसी ऑन अडल्ट्स इज अनदर इंडिकेटर ऑफ मोटिवेशन। अगर कोई बच्चा खुद से बहुत बहुत अच्छा कर पा रहा है, इसका मतलब अकेला ही कर पा रहा है बिना विदाउट एनी हेल्प ऑफ अदर पर्सन, तो मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, उसको कोई भी परेशानी आ रही हो, परसिस्टेंसी मतलब लगातार लगा हुआ टास्क में, चैलेंज उसने खुद डिसाइड कर ही लिया है, कहने का मतलब ये मोटिवेटेड है। अगर वो बार बार 2-2 मिनट में, 10-10 में, 5-5 मिनट में दूसरे की हेल्प ले रहा है, मतलब वो मोटिवेटेड नहीं है। तो अमाउंट ऑफ डिपेंडेंसी अडल्ट्स पे भी बताती है कि मोटिवेशन है कि नहीं। लास्ट इंडिकेटर ऑफ मोटिवेशन लेवल इज इमोशन। जो बच्चा हाईली मोटिवेटेड होगा उसके अंदर पॉजिटिव डिस्प्ले ऑफ इमोशंस होंगे, वो अपने काम से, वो अपने जीवन से, अपनी एक्टिविटी से, जो भी वो कर रहा है उससे संतुष्ट होगा। विथ कंपैरिजन टू अदर पर्सन, जिसका जो अनमोटिवेटेड होगा उसके इमोशंस बहुत लो लेवल पे होंगे, वो हर दूसरे बंदे को कोस रहा होगा कि भाई ये मेरे से आगे बढ़ रहा है, ये मेरे से आगे बढ़ रहा है, क्यों? ये उसे खुद के बस की नहीं काम करना, वो बोर रहेगा, है ना। बेसिकली उसके जीवन को दिशा खत्म हो चुकी है, मान लो आप समझ गए। तो ये 4 पॉइंट थे, इधर से यही पूछा चॉइस ऑफ चैलेंज कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसका है, तो मोटिवेशन का। पॉइंट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम। विच सोशियोलॉजिस्ट ऑब्जर्व दैट द टीचिंग प्रोसेस, टीचिंग मेथड एंड लैंग्वेज मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड। आई कुछ बात याद? आई कुछ बात याद आ गई होगी, जिसने अगर स्टार्टिंग से क्लास ली होंगी उसके बाद यहीं पे याद आ गई होगी क्या बात हुई है क्या नहीं। तो मैंने आपको बताया था, अगर बात आ जाए ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड की, बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग एजुकेशन सिस्टम की, तो कौन सा आ जाएगा? पॉलो फेरे इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सबने उत्तर दे दिया होगा। बाकी इसका मैं दिखा देता हूँ आप सभी को। 507 ब्लॉक एक, पेज नंबर 12, पेज नंबर 12। यहाँ पे हमने पेरी बोर्डो वाला साहब का किया था, कल्चरल रिप्रोडक्शन, जो हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया। उसी बात मैंने आपको बताया था कि जहां पे भी ऑपरेशन ऑपरेस्ट की बात आ जाए, कि एक दबाने वाला, एक दबने वाला, दबाने वाला टीचर, दबने वाला स्टूडेंट, है ना, तो कौन? पोलो फिर है। पॉइंट इज क्लियर। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, तो चले आगे। चलो जी। विच सोशियोलॉजिस्ट laid emphasis on the role of education system in the preservation of society and culture? चलो जी। अरे क्या हो गया, कैमरा हिल गया भाई। ये लिखा हुआ है, जो एक पर्टिकुलर लाइन है, समझा भी वहीं दूंगा, बता भी दूंगा उसका उत्तर कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, 507 ब्लॉक एक, पेज नंबर 9। 507 ब्लॉक एक, पेज नंबर 9। देखो इमाइल डरकाइम साहब की ना 2 डेफिनेशंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आप ये याद करो, जॉन डीवी ने बेसिकली बहुत ही बढ़िया बढ़िया सुंदर 2 किताबें लिखी जिसका नाम पूछ लेंगे। पहली किताब थी द स्कूल एंड सोसाइटी 1899, और दूसरी है डेमोक्रेसी इन एजुकेशन 1916। तो पूछ लेंगे किसने लिखी थी किताब। दूसरी चीज, स्कूल इज अ मिनिएचर एंड रिफ्लेक्शन सोसाइटी रेदर इंडिविजुअल, ये किसने लिखा था? ये भी डीवी साहब ने लिखा था। ठीक है। अब इमाइल डरकाइम साहब ने ना रोल ऑफ एजुकेशन सिस्टम के ऊपर एक पॉइंट टिप्पणी दी, या फिर एक लाइन दी। क्या दी? इमाइल डरकाइम is Durkheim emphasizes the role of education system in preservation of society and culture. Particularly, it is very important in complex societies where families and other primary groups are not fully equipped to prepare young for adulthood that is expected by larger society. कहने का मतलब ये है कि रोल ऑफ एजुकेशन, या फिर एजुकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के अंदर। जितने भी कल्चर्स हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज हैं, उनको प्रिजर्व करने का, बेसिकली कल्चर को प्रिजर्व करने का एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। एक ओवरऑल कंटेक्स्ट ये लिखा हुआ है। अब देखो इसको याद कैसे करना है। अब कभी कभी क्या होता है ना, जब डेफिनेशन बहुत लंबी होती है, ये 2019 के क्वेश्चन से मैंने देखा है और 22 में भी देखा है, कभी कभी जब डेफिनेशन बहुत लंबी हो जाती है ना, तो क्या करते हैं, छोटा चंक दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका कहाँ तक दिया हुआ है आप खुद देखो,
कल्चर तक दिया हुआ है, कहाँ तक दिया हुआ है, बस कल्चर तक, यहाँ तक। द रोल ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन द प्रिजर्वेशन ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। ऐसा कुछ मतलब बन रहा है? अगर ये देखो, आप खुद बताओ, इस लाइन में कुछ मतलब बन रहा है? द रोल ऑफ एजुकेशन सोसाइटी सिस्टम इन द प्रिजर्वेशन ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, किस बारे में, क्या बात हो रही है, क्या नहीं? एक लाइन है बस, ये तो अपने आप में कोई कंटेक्स्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो काफी बार ये दे देता है, इसको आपको कुछ नहीं करना। सोसाइटी एंड कल्चर या फिर एजुकेशन सिस्टम की बात हो जाए, ठीक है। अब इसको देखो, डिपेंड करता है, आप याद भी कर लो इसको वैसे ही, या फिर इसको एक ऐसी चीज याद रख लो कि किसने बोला कि रोल ऑफ एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है सोसाइटी के अंदर कल्चर को प्रिजर्व करने का, समझ गए? या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, ये इसको याद रख लो, बस इस की टर्म को याद रख लो, समझ गए? इसको ऐसे याद रखना पड़ेगा। तो क्या देगा? इमाइल डरकाइम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, अ टीचर शुड नो द क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कम्युनिटी वेयर द स्कूल इज, दिस कैन बी डन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। एक शिक्षक को एक उस समुदाय के क्रॉस सांस्कृतिक संस्कृति को जानना चाहिए जहां विद्यालय है। यह निम्नलिखित में से किस माध्यम से किया जा सकता है? कि जो उस आसपास जिस सोसाइटी में स्कूल है, उधर के आसपास लोगों में कल्चर क्या है बेसिकली, उसके बारे में जानना। तो एक्सप्लोरिंग अबाउट द डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी, बिल्कुल ठीक बात है। अवॉइडिंग बाइस एंड प्री कंसेप्शंस, भेदभाव और पूर्वग्रहों से बचना, बिल्कुल ठीक बात है भाई। उधर सोसाइटी में ऐसा हो सकता है भाई, किसी जात को लाइक कुछ भेदभाव चल रहा हो, या फिर कुछ पूर्वाग्रह बन रखे होंगे भाई ये तो बेकार है, ऐसा कुछ, तो आपको उनको अवॉइड करना है, बिल्कुल ठीक बात है, बोथ 1 and 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन फीचर ऑफ इंट्रोवर्ट अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग, कार्ल जंग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्मुखी की एक समस्या विशेषता नहीं है? ये गलत लिखा हुआ है। आसानी से शर्मिंदा हो जाना, बिल्कुल ठीक बात है। नम्यता की कमी, लैकिंग फ्लेक्सिबिलिटी। नेग्लेक्ट ऑफ डिसीजेज एंड पासिस गुड्स, बीमारियों और व्यक्तिगत सामान की उपेक्षा। ये एक्सट्रोवर्ट की क्वालिटी है, ऑलरेडी हम पीवाईक्यू जो अभी क्लासेस हुई उनमें देख चुके हैं। टू स्टे रिजिड, ये कठोर रहने, कठोर नहीं रह पाते, कहने का मतलब ये। अब जिसमें फोर्थ ऑप्शन है, इसमें गलत लिखा हुआ है, ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन नहीं था, ऑफिशियल आंसर की मेरे रिजर्व्ड, कैसे रिजर्व्ड, जो कि रिजर्व रहते हैं, जो कि बाकियों से बात नहीं करते, है ना। तो ये ऑप्शन था। टेक्स्ट बुक में आप देख लो, इजीली एम्बेरेस्ड, लैकिंग फ्लेक्सिबिलिटी, इलनेस एंड नेग्लेक्ट, फुल ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स एंड स्टेइंग रिजर्व। तो रिजर्व भी रहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की लैक होता है इनके अंदर, एम्बेरेस भी इजीली हो जाते हैं, ये एक्सट्रोवर्ट का फीचर है। बाकी अगर आपको दिखाना हो तो ये देख लो कि मैं हमने ऑलरेडी कवर कर दिया, ठीक है। ये रदर रिजर्व, ये पॉइंट आया हुआ था ऑफिशियल पेपर में, फोर्थ पॉइंट की, तो हमने यहाँ लिखा हुआ ना ये, क्योंकि रिजिड तो, हाँ रिजिड भी रहेंगे बेसिकली, फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो रिजिड होंगे, सिंपल सी बात तो यही है। बाकी ठीक है, रिजर्व था यहाँ पे ऑप्शन में, रिजर्व्ड। डैश इज आर कलेक्टिव कॉन्साइंस एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सोसाइटी। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसी सोसाइटी का क्या है? वैल्यूज, बोथ नॉर्मल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, रोल्स और नॉर्म्स। किसी भी समाज का सामूहिक विवेक और अलिखित संविधान है। मूल्य, दोनों मानदंड और मूल्य, रोल्स और मानदंड। बताओ भाई, चलो इस चीज को, ये रोल्स क्या है, नॉर्म्स क्या है, वैल्यूज क्या है, हम समझते हैं, आपको समझाता हूँ मैं। 113, सॉरी 13, 507 ब्लॉक 1 पेज नंबर 2, 507 ब्लॉक 1 पेज नंबर 2, 2, 2। लो, हमने यहाँ पे रोल्स की बात कर रखी है ऑलरेडी। रोल्स क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्शंस हैं, और रोल्स डिपेंडिंग अपॉन हमारी सोशल कंटेक्स्ट चेंज होती रहती है, ठीक है। दिस शोज दैट रोल इज चेंजिंग विद चेंजिंग सोशल कंटेक्स्ट, ईच रोल अटैच विद सर्टेन पोजीशन इन सोसाइटी इज कॉल्ड सोशल स्टेटस। हर रोल अगर रोल अटैच होता है एक सर्टेन पोजीशंस में सोसाइटी में, तो उसे हम कहते हैं सोशल स्टेटस, अमीर गरीब, है ना। बाकी समझ गया। जो भी ये रोल है, स्टेटस है, ये रेगुलेट होते हैं, क्या होते हैं? रेगुलेट, किसके बेसिस पर? बाय द सर्टेन नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट नॉर्म्स एंड वैल्यूज आर कलेक्टिव कंसाइंस एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सोसाइटी। बेसिकली ये अनरिटन रूल्स
जो कि हम मन में ही रखते हैं, जो कि सोसाइटी के अंदर एट लार्ज अंदर छुपे हुए होते हैं कि अगर इस लड़के ने स्कर्ट पहन ली तो इसका गाँव निकाला हो गया, समझ रहे हो? और ये ज़्यादातर नॉर्म्स और वैल्यूज ना कठोर रूप से गाँव में ज़्यादा मिलते हैं। शहर में चलो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी हो चुकी है आज के टाइम की, बट ये चीज़ें आपको गाँव में बहुत मिलेंगी कि आज तक हमारे गाँव में कोई लड़की भगा के नहीं लाया, तू भगा लाया तो तू इस गाँव से निकल जा। तो वो नॉर्म्स और वैल्यूज जो कि कलेक्टिव कंसाइंस का मतलब जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं सबके अंदर छुपी होती है, जो कि हम बढ़ते हैं तो हम सीख जाते हैं भाई हाँ हमारे समाज का क्या रूल है क्या नहीं है। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो कि हम बाय डिफॉल्ट समझते हैं क्या। पॉइंट इज क्लियर सभी को? कोई दिक्कत इसका? तो इसका आएगा बोथ नॉर्म्स एंड वैल्यूज, यही सेम लाइन यहाँ से उठा रखी है। कौन सी लाइन? नॉर्म्स एंड वैल्यूज और कलेक्टिव कंसाइंस एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सोसाइटी। पॉइंट इज क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वेज टू एनहेंस मोटिवेशन इन चिल्ड्रन? गिव चिल्ड्रन अपॉर्चुनिटीज टू एलिवेट देयर ओन अकम्प्लिशमेंट। बच्चों को अपनी उपलब्धि का मूल्यांकन करने का अवसर दें। आगे देखते हैं। अनुमति देने के लिए काम करते समय बच्चों को पर्याप्त समय दे। गिव चिल्ड्रन एम्पल टाइम वाइल वर्किंग फॉर ग्रांट। पता नहीं क्या लिखा हुआ है। बेसिकली बच्चों को एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम दे, ये बोला हुआ है। प्ले टाइम शुड बी स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। खेल कूद का समय पूर्णतः संगठित व संरचित होना चाहिए। इसमें ना मुझे ऐसा लग रहा है काफी सारे बच्चे गलती करते हैं इस सवाल में। ऑप्शंस 1 2 3, बोथ 1 and 3, 2 and 3 and 1 and 2। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ उसको इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 14 है ना, 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following is our ways to enhance motivation in children? Give children opportunities to evaluate their own accomplishment। जो अगर कोई उन्होंने कुछ पा लिया तो भाई खुद ही बोल दो कि तू खुद ही बता दे भाई तेरा सेल्फ इवेल्युएशन क्या है। दूसरा, अलाउ चिल्ड्रंस एम्पल टाइम वाइल व्हेन वर्किंग टू अलाउ फॉर परसिस्टेंस। की अगर कोई वो काम कर रहा है तो उसे करने दो, ऐसा नहीं कि बीच में आप रोक रहे हो कि भाई टाइम खत्म टाइम खत्म। अगर वो लगा हुआ है तो उसे लगे रहने दो। तो ये मोटिवेशन को एनहेंस करने का पॉइंट है, मतलब क्योंकि हमने देखा कि परसिस्टेंसी मोटिवेशन को डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है उसमें देखा था। प्ले टाइम शुड बी स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज। देखो पहला पॉइंट ठीक है, दूसरा पॉइंट ठीक है। प्ले टाइम शुड बी स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज, इसका क्या मतलब है? इसमें सच कहाँ मोटिवेशन की एनहेंसमेंट हो रही है? ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा 1 and 2। 1 and 2। शायद आप सभी ने 1 2 and 3 लगा दिया हो। क्यों? क्योंकि आपको लगा ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, बट पॉजिटिव पॉइंट होने से ये थोड़ी आप यहाँ लिख दूंगा पॉजिटिव पॉइंट की इंडिया आजाद हुआ 1947 में। पॉजिटिव पॉइंट तो वो भी हो जाएगा, बट कोई कंटेक्स्ट भी तो मैच हो रहा हो। समझ पा रहे हो? चलो बाकी इसका सोर्स में दिखाता हूँ आपको। 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 76। 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 76। Enhancing motivation. There are several strategies teacher can use to help children remain more fully intrinsically motivated। उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो जो उन्हें फ्रीली एक्सप्लोर करने में हेल्प करे, ऐसा ना हो कि बंद के बैठा रहे। सेकंड इज अलाउ चिल्ड्रन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम व्हेन वर्किंग टू अलाउ फॉर परसिस्टेंस। परसिस्टेंस हमने वो पढ़ा कि डेवलपिंग मोटिवेशन को डेवलप करने के लिए परसिस्टेंस की बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट होती है। तो आप बच्चों को अगर कोई काम पे लगा तो लगे रहने दो, बार बार उसे रोको मत। समझ पा रहे हो? ठीक है, अब इसी में लिखा हुआ है कि ऑल चिल्ड्रंस नीड क्लियरली डिफाइंड लिमिट्स। सभी देखो लिमिट तो होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि फ्री है तो भाई आपको थप्पड़ मार के घूम रहा है, लिमिट तो डिसाइड होनी चाहिए। इसमें लिखा हुआ है प्ले टाइम हाउएवर नीड नॉट टू बी स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। प्ले टाइम को स्ट्रक्चर्ड होने की, ऑर्गेनाइज होने की ऐसा कोई नीड नहीं है। बच्चों को अपने आप मौका दो फ्रीली एक्सप्लोर करने का। स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा प्ले टाइम तो वही ना कहीं रूल्स आ जाएंगे, रूल्स आएंगे तो बन जाएगा काम। ये rather than stating that you think what they think they have done, बेसिकली उनसे खुद ही पूछ लो तुम्हारा काम तुम्हारे हिसाब से कैसा है। डू नॉट यूज एक्सेसिव रिवॉर्ड्स। एक्सेसिव रिवॉर्ड्स का इस्तेमाल मत करो। द वर्ल्ड थ्रू अ चाइल्ड्स आई इज ऑसम प्लेस। अलाउ चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर एंड डिस्कवर देयर वर्ल्ड। उन्हें खुद ही अपने हिसाब से उनकी दुनिया देखने दो, बार बार उसकी उंगली मत करो, है ना। और अगर आप एक्सेसिव प्रेज रिवॉर्ड रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दोगे तो वो एट दी एंड हार्मफुल होगी बच्चे की मोटिवेशन के लिए, और उनकी जो डिजायरेबिलिटी टू लर्न है वो खत्म हो जाएगी एट दी एंड।
जब उन्हें लग रहा है कि हर छोटे काम में मुझे रिवॉर्ड मिल ही रहा है तो फिर मैं काम ही क्यों करूं। थर्ड पॉइंट गलत है, फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट और नॉट अ फंक्शन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एसएमसी का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्कूल प्रबंधन समिति का कार्य नहीं है। भाई मेरे होगा जुकाम, क्योंकि नीचे लग रही है पैरों में ठंड, और मैंने डाल तो लिया अभी, कुछ कपड़ा सा डाल दिया। प्रिपेयर स्कूल डेवलपमेंट प्लान, बिल्कुल ठीक बात है। मॉनिटरिंग यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रांट्स की जो ग्रांट्स आ रहे हैं वो कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग द वर्किंग ऑफ स्कूल, ठीक है। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू एनकरेजिंग पेरेंट्स टू पनिश द चाइल्ड, ये गलत बात है कि पेरेंट्स को मारने के लिए प्रोत्साहित करना गलत बात है। 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली आइडेंटिफाइड स्किल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जब आप किसी को पढ़ा रहे हैं फिर एज अ टीचर आपके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। स्किल्स इन पुटिंग क्वेश्चन बनाने की स्किल्स, बिल्कुल ठीक बात है। किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने की स्किल, बिल्कुल ठीक बात है। स्किल्स इन नॉन वर्बल क्यूज फॉर एग्जांपल थ्रू एक्सप्रेशंस, है ना, थ्रू बॉडीली एक्शंस क्यूज देना, बिल्कुल ठीक बात है। स्किल इन एक्सप्लेन करने की स्किल आपके पास होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 सभी का उत्तर ठीक है। अच्छा ये स्किल है 3, ये 4 स्किल्स हैं, क्या पता इनके अलावा और भी स्किल्स हो, एक बार वो देख लेते हैं भाई। 16 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 18, 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 18। टीचिंग स्किल्स कौन लिखने को जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक है। स्किल किस किस में चाहिए, किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने की स्किल, क्वेश्चन को बनाने की या फिर क्वेश्चन को प्रोब करने की स्किल, बच्चों के आंसर से डील करने की स्किल, स्टिमुलस वेरिएशन मतलब अलग अलग तरीकों से पढ़ाने की स्किल, ब्लैक बोर्ड और चौक बोर्ड को इस्तेमाल करने की स्किल, टीचिंग एड्स और अदर इक्विपमेंट्स को यूज करने की स्किल, नॉन वर्बल क्यूज को देने की स्किल, रीइंफोर्समेंट की स्किल, इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स को यूज करने की स्किल, एक्सपोजिशन ऑफ सब मैटर, बेसिकली बड़े टॉपिक को छोटे छोटे रूप में सब टॉपिक करके पढ़ाने की स्किल, और एक्सप्लेनेशन की स्किल। एनकरेजिंग ग्रुप डिस्कशन, बच्चों को डिस्कशन मतलब एनकरेज प्रोत्साहित करने की स्किल। प्लान रिपीटिशन बेसिकली रिवीजन कराने की स्किल। थॉर्निंग आउट कंक्लूजन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, बच्चों से कंक्लूजन्स निकलवाने की स्किल। टीचर लाइवलीनेस, स्किल्स इन टीचर लाइवलीनेस की, ऐसा भी ना हो कि आप बहुत पैसिव हो, एक्टिवनेस की मतलब खुद में एक्टिव रहना भी एक पॉइंट है। स्किल इन क्लोजर ऑफ लेसन, लेसन को ढंग से क्लोज, देखो एक लेसन अपने आप में खत्म तो होगा नहीं, बट हाँ एक हैप्पी एंडिंग देने की स्किल। स्किल इन यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड टीचिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चार तो थे, मैंने आपको और भी दिखा दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 6 थ्योरीज ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। अब ना इस कंटेक्स्ट में कोहेरेंस थ्योरी है, इंट्यूशन थ्योरी है, रिवोल्यूशन थ्योरी है और डॉगमेटिक थ्योरी है। तो इसमें बताओ कौन सा नहीं है। अगर आपको याद हो तो जो मैंने PYQs कर ली उसके अंदर हमने अभी एक कंसेप्ट किया है प्रायरी नॉलेज का, और एनालिटिकल प्रोपोजिशन और सिंथेटिक प्रोपोजिशन और पोस्ट प्रायरी नॉलेज का, यही किया है। उसी PDF से, नॉलेज वाली PDF से सवाल ही पूछा गया है। अभी इस कंटेक्स्ट ऑफ, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपको वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा कोहेरेंस थ्योरी क्या है, इंट्यूशन थ्योरी क्या है, रिवोल्यूशन थ्योरी क्या है, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज रहेगी और बहुत खींच जाएगी। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ठीक है, आपको PDF मिल जाएगी और पढ़ एप्लीकेशन पे आप वहां जाके इसको पढ़ सकते हो। बट अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे, ऑलरेडी कोर्स में ज्वाइन हो, मैं आपको वहां करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि जनरली उस चीज को थोड़ा समझने के लिए उस पूरे की पूरी, मैंने बताया ना जब मैंने प्रायरी और पोस्ट प्रायरी किया था, थोड़ा सा मैं आपको उस कंटेक्स्ट बताया था, वो स्टार्टिंग से बिल्कुल नहीं करवाया था, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैं वही बता रहा हूँ सिर्फ, ताकि इस क्वेश्चन को सॉल्व हो जाए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और आप बस समझ पाओ चीजें। ठीक है, तो 6 थ्योरीज मैं आपको बिल्कुल टॉप पे लेके चलता हूँ ना। यहाँ पे नहीं लिखा वर्ग को फिर तो वहीं चलना पड़ेगा। 6 थ्योरीज ऑफ नॉलेज, पहले रिवोल्यूशन थ्योरी है। रिवोल्यूशन थ्योरी इज, मैं थोड़ा बता देता हूँ। रिवोल्यूशन थ्योरी कनेक्टेड टू बेसिकली कि जो भी नॉलेज है वो भगवान ने बनाई है या फिर एक भगवान के किसी बंदे ने बनाई है, उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, रिवोल्यूशन थ्योरी कहती है। मतलब ऐसा कुछ कंटेक्स्ट कहती है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता रहा, थोड़ा सा कंटेक्स्ट बता रहा हूँ। रेवोल्यूशन थ्योरी है, कोहेरेंस थ्योरी है, प्रेजेंटेटिव थ्योरी है, रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी है, प्रैग्मेटिक थ्योरी है और इंट्यूशन थ्योरी है। 6 थ्योरीज ऑफ नॉलेज है। रेवोल्यूशन थ्योरी है, कोहेरेंस थ्योरी है, प्रेजेंटेटिव थ्योरी है, रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी है, प्रैग्मेटिक थ्योरी है और इंट्यूशन थ्योरी है। पॉइंट इज क्लियर। अब इसको याद कैसे करना है वो देख लो, मैं आपको याद करवाता हूँ।
पीसीआर होती है, पीसीआर होती है जो कि ये पेट्रोलिंग करती है रात को, जो गाड़ी होती है उसकी पुलिस वालों की पेट्रोलिंग के लिए। और रिप आपको पता है, रेस्ट इन पीस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख पा रहे हो जो प्रेजेंटेटिव थ्योरी और रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी ऑलमोस्ट सेम है, प्रेजेंटेटिव और रिप्रेजेंटेटिव, तो वो इसके अंदर है। P for presentative theory, C for coherence theory and R for representative theory। ठीक है, ये वाला R for revelation theory, I for intuition theory and P for pragmatic theory। PCR RIP। ठीक है, PCR RIP याद भी हो गया। आप आंख बंद करके आप खुद भी बताओगे तो आप बता ही दोगे। लो आंख बंद करके तो PCR RIP, P से प्रेजेंटेटिव थ्योरी, C से कोहेरेंस थ्योरी, R से रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी। उसके बाद बचा रिप, R से रिवोल्यूशन थ्योरी, I से इंट्यूशन थ्योरी और P से प्रैग्मेटिक थ्योरी। तो कोहेरेंस थ्योरी भी है, इंट्यूशन थ्योरी भी, रेवोल्यूशन भी है, डॉगमेटिक थ्योरी नहीं है। पॉइंट इज क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू इवोक डाइवर्जेंट थिंकिंग। निम्नलिखित में से कौन सी अपसारी चिंतन को उत्प्रेरित करने की एक विधि नहीं है? तो शायद इसमें आप कुछ ना कुछ गलती कर दो, बाकी हमने ऑलरेडी मैं पीवाई क्लास में एक बार उसको बता चुका हूं आपको। इंडिपेंडेंट राइटिंग, ये जो क्वेश्चन है वो हिंदी में आया था ऑफिशियल आंसर की में, कन्वर्जन की गई है, थोड़ी सी जो ऑप्शन है उसमें गड़बड़ी हुई है, तो आप इसको इंग्लिश के ऑप्शंस ना लेके सिर्फ हिंदी के ऑप्शंस देखना। स्वतंत्र लेखन, मन आशंकन, एक पत्रिका बनाना और ब्रेनस्टॉर्मिंग। एक बार मैं इसको सही ऑप्शंस अगर इसमें मुझे मिल जाए तो मैं इसमें दिखा देता हूं आपको। 2 सेकंड रुकना। क्वेश्चन नंबर 18, फ्री राइटिंग। हाँ ये ठीक है, ठीक ऑप्शन है। Which of the following is a method, is not a method of stimulating divergent thinking? Free writing, mind calibrating, keeping a journal और brainstorming। ठीक है भाई, दिखा देता हूँ आपको। शायद इसमें से ना आप में से काफी सारे बच्चे ने अगर पिछली क्लास में ध्यान ना दिया तो शायद गलती कर दिया, बट अगर ध्यान दे लिया तो आपने सभी ने इस क्वेश्चन का सही उत्तर दिया होगा। ठीक है, मैं आपको लेके चलता हूँ 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 41। 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 41। कन्वर्जेंट थिंकिंग इन क्लासरूम, डाइवर्जेंट थिंकिंग, मेथड्स दैट स्टिमुलेट डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग को उत्पन्न करने में फिर उत्प्रेरित करने में हेल्प करते हैं। तो पहला है ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसमें बच्चा लिस्ट ऑफ आइडियाज देता है, चाहे वो क्रिएटिव मैनर में या फिर अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में, बेसिकली वो लगातार आइडियाज देता रहता है। ठीक है, अगला इज कीपिंग, ये पॉइंट्स हैं इसके, ये पॉइंट्स हैं कि कैसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग स्टिमुलेट कर सकते हैं। पहला पॉइंट ब्रेनस्टॉर्मिंग है। दूसरा पॉइंट है कीपिंग अ जर्नल, बच्चे अपने आइडियाज को एक जर्नल में, एक बेसिक डायरी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो कैसे भी आइडिया हो सकते हैं, कैसे भी आइडिया हो सकते हैं। फ्री राइटिंग, बच्चों को एक कागज दिया, एक पेन दे दिया, बेटा जो मन में आ रहा है वो लिखो। कुछ आइडिया आ रहा है, कुछ आइडिया नहीं आ रहा, जो भी आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं कुछ भी लिखो, आप बस लिखो। फोर्थ इज माइंड और सब्जेक्ट मैपिंग, बेसिकली थ्रू सब्जेक्ट मैपिंग या फिर माइंड मैपिंग जो उसके ब्रेन स्ट्रॉम आइडियाज हैं वो आप उसको विजुअल मैप में डाल सकते हो कि भाई अच्छा साइकिल ये है, साइकिल को इस तरीके से मैं चला सकता हूँ, पैर से नहीं, अनयूजुअल वेज की बात कर रहे हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात कर रहे हैं। और सिक्स थिंकिंग हेड्स जो कि एडवर्ड डी बोनो साहब ने दी थी, जिसके अंदर रिसर्च की आई थी, अभी हमने ऑलरेडी कर ली थी। तो बेसिकली कितने 5 पॉइंट हो गए? सिक्स थिंकिंग हेड्स होगी, माइंड और सब्जेक्ट मैपिंग होगी, फ्री राइटिंग होगी, कीपिंग ए जर्नल होगी और लास्ट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। पॉइंट इज क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? तो फ्री राइटिंग भी है, कीपिंग अ जर्नल भी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी है, क्या नहीं है? माइंड कैलिब्रेटिंग, है ना? पॉइंट इज क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आई नहीं होगा कि चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एटीट्यूड ऑफ इफेक्टिव टीचर? निम्नलिखित में से कौन से प्रभावी शिक्षक के दृष्टिकोण से एक नहीं है? सेंसिटिवली एक्सेप्टिंग डाइवर्सिटी, बिल्कुल ठीक बात है भाई, संवेदनशील रूप से विविधता को स्वीकार करना। फॉस्टरिंग इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, व्यक्तिगत निर्देशन को बढ़ावा देना, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन वी आर इंडिविजुअलाइज्ड और इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। ठीक है, एनकरेजिंग क्रिएटिविटी, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना और पासिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को दूसरों पर डालना। तो यही इसका उत्तर है। थोड़ा सा ना ये जो आपका टेक्स्ट बुक है इसमें शायद थोड़ी सी लैंग्वेज में गलती है। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ पासिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिकली यहाँ पासिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या यहाँ पे? पासिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ थिंकिंग
इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रीडोमिनेंस ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स। किसकी बात करी गई है? एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स की और इवेंट्स की, इन एब्सेंस ऑफ कंसेप्ट एंड जनरलाइजेशन। बेसिकली ये बताओ किस थिंकिंग में एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स, एक्चुअल मतलब टैक्टाइल ऑब्जेक्ट जिसको हम छू सके, वो इन्वॉल्व होते हैं। डिडक्टिव थिंकिंग, इंडक्टिव थिंकिंग, देखो इन दोनों में तो होंगे नहीं। बचा कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि आपके पास एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स है तो कंक्रीट ही तो आएगा। कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, आप सभी ने इसका उत्तर सही दिया होगा। बाकी आपको दिखा देता हूँ 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 35, 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 35। देखो टाइप्स ऑफ थिंकिंग है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है जिसका कुछ नहीं होता, जिसका उत्तर एक ही उत्तर आएगा, लिखा हुआ है सिंगल एंड वेल एस्टेब्लिश्ड आंसर टू प्रॉब्लम। डाइवर्जेंट थिंकिंग का क्या? एक से ज्यादा उत्तर आएंगे, एक से ज्यादा उत्तर आएंगे। एब्स्ट्रैक्ट में क्या है? कंसेप्ट्स को, आइडियाज को जनरलाइज करना, दिमाग में ही बनाना। कंक्रीट सेम लाइन कॉपी करी हुई है, इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रीडोमिनेंस ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स एंड एब्सेंस ऑफ कंसेप्ट्स एंड जनरलाइजेशन। ठीक है। और लास्ट है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, जिसमें क्या इन्वॉल्व होगा? क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट व्हाट हैड हैपेंड, कि जो ऑलरेडी हो चुका है उसके बारे में कुछ एनालाइज करना, जजमेंट बनाना, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। इंडक्टिव थिंकिंग जनरलाइज करना, डिडक्टिव थिंकिंग फिर वही है उल्टा उसका, लॉजिकल थिंकिंग आ गया। ठीक है, इसको आप कर लेना, यहाँ से आपकी चीजें कवर हो जाएंगी। बाकी ऐसा चीज में कोई बड़ी चीज है नहीं, तो कंक्रीट थिंकिंग इज द राइट उत्तर। बाकी हम चलते हैं हम डिसिप्लिन 2 क्वेश्चन नंबर 1। ये डिसिप्लिन 1 हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है, यहाँ पे हम चलेंगे डिसिप्लिन 2 क्वेश्चन नंबर 1, जो कि ये वाला क्वेश्चन है ना। तो ये आपको दिख रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग इज, शिक्षण की प्रदर्शन विधि एक है, एक डैश है। तो जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है ये क्या है? बेस्ड ऑन ये चीज 30%। मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे बच्चे यहाँ पे शायद फिर से गलती कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है? लर्नर सेंटर्ड मेथड है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेथड है, सब्जेक्ट सेंटर्ड मेथड है, या फिर लर्न टीचर सेंटर्ड मेथड है? तो शायद अगर आपकी कंफ्यूजन होगी तो ऑप्शन ए या डी में से होगी, सी में से तो होगी नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट सेंटर्ड मेथड तो उसका ध्यान ही किताबों पे होता है। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में ऐसे बच्चे की कोई स्किल पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो स्किल तो उसकी बनेगी नहीं। तो शायद आपकी जो कंफ्यूजन है वो ऑप्शन ए या डी में हो सकती है। अब इस दुविधा को मैं कर देता हूँ दूर। आपके लिए चलते हैं 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 66, 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 66 पे चलते हैं पहले, उसके बाद आगे चलेंगे। 66 में आपको दिखा देता हूँ। मेक श्योर, देखो इंस्ट्रक्शनल मेथड, ये चैप्टर है मेथड्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। पहला इंस्ट्रक्शनल मेथड, इंस्ट्रक्शनल मेथड बोलूं या फिर टीचर सेंटर्ड मेथड बोलूं, एक ही बात है। लेक्चर मेथड आएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आएगा, और इस बात का ध्यान रखना इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड भी एक इंस्ट्रक्शनल मेथड है। पॉइंट इज क्लियर। ये है कुछ सब स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। अब हम चलते हैं पेज नंबर 71 पे। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आ गया। इस डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बोल ले, डेमोन्स्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड बोल ले, या फिर लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बोल ले। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज अ टीचर सेंटर्ड मेथड as the teacher demonstrates the picture, models, experiment and explain the principal concept in these demonstrated materials or process। basically टीचर ही दिखाएगा और टीचर ही समझाएगा। इसमें बस हाँ कहीं कहीं स्टूडेंट का पार्ट क्या है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लेगा बस, बाकी उसका काफी हद तक पैसिव काम है। इसलिए ये टीचर सेंटर्ड ही अप्रोच है। कौन सा है? टीचर सेंटर्ड अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 122, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज रिलेटेड टू इंडो आर्यन फैमिली। अगर आपने पता हो पिछली क्लास में हमने 503 में टाइप्स ऑफ फैमिली करी थी, है ना, ऑस्ट्रो एशिएटिक, मुंडा, संथाली वगैरह, है ना, और ये इंडो आर्यन। तो उसी से कहीं ना कहीं सवाल पूछा हुआ है कि इंडो आर्यन जो फैमिलीज हैं वो कौन कौन सी लैंग्वेज बोलती है? हिंदी, नेपाली, असमिया, बेसिकली आसमीज और पंजाबी, ये आपको बताना है। तो एक तुक्का मारा होगा उसकी अलग बात है, मुझे चाहिए एक बिल्कुल प्रिसाइज सॉल्यूशन कि हाँ भाई मुझे पता है कि ये उत्तर है, ऐसा ना हो कि हाँ तुक्का मार दे उत्तर ठीक हो गया। समझ पा रहे हो? पानी है। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ इस चीज को दिखाने के लिए और बाकी और कंटेक्स्ट को दिखाने के लिए 503 ब्लॉक 1 में। किसमें? 503 ब्लॉक 1। पेज नंबर लिखना भूल गया, बहुत बढ़िया, तालियां हो जाए मेरे लिए। पेज नंबर जहां मैं लिखा हुआ ना, कहाँ कौन से पेज में मिलेगा, पेज नंबर लिखना भूल गया, 2 सेकंड रुकना। लिंग्विस्टिक फैमिलीज ऑफ इंडिया,
तो हमने 4 पढ़ी थी, इंडो आर्यन, द्रविडियन, तिब्बतो बर्मन, ऑस्ट्रो एशियटिक या फिर मुंडा पढ़ी थी ये। इंडो आर्यन में देखो, हिंदी, उर्दू, बंगाली, आसमीज, असमीज बोल लो, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, नेपाली, ओडिया, कश्मीरी। याद करने का तरीका बताऊंगा, थोड़ा सा याद करने का तरीका मतलब बिल्कुल प्रिसाइज नहीं है, बट हाँ काफी सारी याद हो जाएंगे आपको। द्रविडियन, द्रविडियन इज सारी वो लैंग्वेजेस जो कहीं ना कहीं साउथ में बोली जाती हैं, कहीं ना कहीं साउथ में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कुरुक, कहीं ना कहीं साउथ में। तिब्बतो बर्मन, जो तिब्बत और बर्मा, बर्मा मतलब म्यांमार, तिब्बत और बर्मा के बीच में जो जो है ना सेवन सिस्टर्स वगैरह हो गई हैं, कहीं ना कहीं यहाँ बोली जाती है। मणिपुरी, अंगामी, बोडो, गारो, त्रिपुरी, अ, तंगसा और मिजो, तिब्बतो बर्मन। मुंडा में मुंडा, मुंडारी, हो, संथाली, सवारा। इसको तो आप ऐसे याद कर लो, ये तो ना एक पोएम की तरह याद कर लो। मुंडा में क्या, मुंडा, मुंडारी, हो, संथाली, सवारा। मुंडा, मुंडारी, हो, संथाली, सवारा, ये तो याद होगी मुंडा वाली। तिब्बतो बर्मन की मैंने बता दी, कहीं ना कहीं कौन सी लगी, सेवन सिस्टर्स की इलाके की जो लैंग्वेज है, द्रविडियन की साउथ की लैंग्वेज है। उसके अलावा जो बच की मैक्स, देखो इस जो इंडिया का पार्ट है ना, एक तो आप ये जो सेवन सिस्टर्स वाला है क्योंकि ये कवर हो चुका तिब्बतो बर्मन, उसको हटा दो। साउथ वाला पार्ट द्रविडियन, उसको हटाओ, ठीक है। अब जो बाकी हिस्सा बच गया, वो जितने भी लैंग्वेज है उसके अंदर आ जाएंगी सारी। हिंदी, उर्दू, बंगाली, आसमी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, नेपाली, ओडिया और कश्मीरी। ठीक है, मतलब मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ा इतना प्रिसाइज नहीं हो पाएगा, बट हाँ एक बेसिक आइडिया लग जाएगा तो आप बता पाओगे, समझ पा रहे हो। तो कौन कौन सी है, जो भी सारी देखो हिस्सा, आप खुद विजुलाइज कर लो, ये हिस्सा कट गया, नीचे वाला हिस्सा कट गया, अब थोड़ा इंडिया का ऊपर वाला हिस्सा बचा है ना थोड़ा सा, तो वही बात यहाँ पे करी गई है। ठीक है, हिंदी भी है, उर्दू भी है, बंगाली भी है, असमीज भी है, पंजाबी भी है, संस्कृत भी है, पता नहीं मैं आसमीज को सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा। ठीक है, तो हिंदी भी है, नेपाली भी है, आसमीज भी है और पंजाबी भी है। कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 123, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड फॉर एग्जामिनिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोसेसेस। ये मैं आपको दो पिछले तीनों शिफ्ट से बताता हुआ रहा कि भाई क्वेश्चन आएगा 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 और आ गया। कोलैबोरेटिव लर्निंग में चीजों को एग्जामिन या फिर असेस करने के लिए हम कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला है कन्वर्जेशन एनालिसिस, वार्तालाप विश्लेषण, और दूसरा स्टैटिस्टिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, सांख्यिकीय प्रवचन विश्लेषण। तो बताओ भाई, दोनों ही आएंगे। कन्वर्जेशन एनालिसिस मतलब जो बच्चों की जो कोलैबोरेटिव लर्निंग वार्तालाप होगी बच्चों के बीच में, उस वार्तालाप को विश्लेषण करना या फिर उस वार्तालाप को समझना, हाँ भाई कैसी बातचीत कर रहे हैं उसके हिसाब से असेसमेंट। दूसरी स्टैटिस्टिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, डिस्कोर्स का मतलब भी क्या होता है, कन्वर्सेशन या फिर वार्तालाप, हम डिस्कोर्स कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसमें भी ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा उसमें मैथमेटिकल कंपोनेंट जो कि स्टैटिस्टिकल है, कुछ फॉर्मूले वगैरह वो जुड़ जाते हैं, बाकी और कुछ सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, बोथ 1 and 2 इज द राइट उत्तर। बाकी इसको दिखाना हो कोलैबोरेटिव अप्रोच को, 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 12, 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 112। कोलैबोरेटिव लर्निंग बताई थी, कर ली थी ना, और ये मार्क भी करवाया था, लिखा भी हुआ है। मेथड्स फॉर एग्जामिनिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोसेस हैंस इंक्लूड कन्वर्सेशन एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। पॉइंट इज क्लियर, किसी को दिक्कत। आने वाले अब जो पीवाईक्यूज में और थोड़ा रेडी कर देता हूँ, इनसे क्वेश्चन आएगा, कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव के बीच में डिफरेंस से क्वेश्चन आएगा, बता दिया पहले ही, तो उसके लिए रेडी रहना। आ गया शिफ्ट में। नेम द साइकोलॉजिस्ट हु वर्कड ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग। स्किनर साहब, बंडूरा साहब, पैवलो साहब या प्याजे साहब। स्किनर साहब आपको पता है ऑपरेंट कंडीशनिंग पे काम किया था, बंडूरा साहब ने इस पे बोपोडोल एक्सपेरिमेंट मॉडलिंग पे काम किया था, और इवान पैवलोव यही क्लासिकल कंडीशनिंग। प्याजे साहब का आपको सबको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 125, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कॉम्पिटेंसी बेस्ड जिसमें हम बच्चे की स्किल बनाने पे जोर देते हैं। इट कीप्स द लर्नर अवे फ्रॉम रोट मेमोराइजेशन, बिल्कुल ठीक बात है। कॉम्पिटेंसी आप वो मान लो ना यार, जो 3 इडियट्स का वो था ना आमिर खान, वो यह शिक्षार्थी को रटने के संस्मरण से दूर रखता है, बिल्कुल ठीक बात है। अ स्टूडेंट कैन नेवर फॉरगेट व्हाट हैज बीन टॉट टुडे, जो उसको सिखाया गया है, जो उसने सीख लिया है, वो कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उसके स्किल में आ गया है ना। क्या आप
बचपन से लेकर चलना भूले हो नहीं, क्योंकि आपने स्किल डेवलप कर ली है। तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ स्टडीज वो स्किल डेवलप करनी है। असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज आर डायरेक्टली लिंक्ड विद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। दक्षताओं का आकलन सीधे सीखने के उद्देश्य से जुड़ा है। कि बिल्कुल ठीक बात है भाई, जैसा आप सीखोगे उस हिसाब से आपका असेसमेंट होगा, है ना। जैसा आप सीखोगे उस हिसाब से आपका असेसमेंट होगा। तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बाकी इसको दिखाना हो 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 58, 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 58, 58 56 है, 2 सेकंड रुकना, पता नहीं क्या लिखा, 56 लिखा हुआ है शायद, हाँ ये रहा। यूजफुल ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच, पहली बात यही है कि वो आपको रोट मेमोराइजेशन दूर रखेगा। दूसरी बात यह है कि जो बच्चा आज सीखेगा वो कल नहीं भूलेगा, क्योंकि वो उसकी कॉम्पिटेंसी बन चुकी है, उसकी स्किल बन चुकी है ना। द असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज आर डायरेक्टली लिंक्ड विद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपेक्टेड टू बी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्पिटेंस बेस्ड। जो भी असेसमेंट होगी वो आपकी कॉन्टिन्यूस होगी और कॉम्पिटेंस बेस्ड होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपकी कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग आपकी असेसमेंट होगी। ठीक है, जो असेसमेंट है बच्चों की, उसको हम फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए रेमेडियल कोचिंग में बदल सकते हैं। अगर कोई लो अचीवर है तो उसके लिए रेमेडियल टीचिंग कर सकते हैं, और अगर कोई हाई ओवर अचीवर है उसके लिए एनरिचमेंट प्रोग्राम्स की भाई उसको और भी अच्छा करवा सकते हैं। 2 पॉइंट क्या सीखे, रेमेडियल टीचिंग इसके लिए लो अचीवर्स के लिए, और एनरिचमेंट प्रोग्राम्स जो ऑलरेडी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं जो हाई अचीवर्स हैं उनके लिए। ठीक है, उसमें हम एक्टिविटीज कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग एक्टिविटीज, रोल प्लेइंग, डायलॉग प्रैक्टिस, रिडल, वर्ड प्ले, मैजिक क्विज, पजल हेल्प, ये सब चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चे के अंदर कॉम्पिटेंसी डेवलप करने में हेल्प करती है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत जॉयफुल होता है और इंटरेस्टिंग होता है। ये इसकी लिमिटेशंस है, तो एक बार अभी पढ़ लेना लिमिटेशंस क्या क्या है क्या नहीं है इसकी। ठीक है, इस पेज में जाके, बाकी ऑलरेडी मैंने कोर्स में कंप्लीट करवा दिए। तो इसके पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ऑप्शन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 126, डैश इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू गार्डनर helps individual to recognize and make distinctions about others feeling intentions and respond accordingly। गार्डनर के अनुसार व्यक्तियों को दूसरों की भावनाओं, इरादों के बारे में पहचानने और भेद करने और तदनुसार प्रतिक्रिया करने में मदद करती है। तो म्यूजिकल है, इंटरपर्सनल है, इंट्रापर्सनल है और लिंग्विस्टिक है। अब ना इस चीज में एक प्रॉब्लम है। अब देखो इसका ना उत्तर आप सभी ने आई वेरी वेल नो कि इसमें लिखा हुआ है कि अनुसार दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं, इरादों के बारे को पहचानना और भेद करना और उसी के हिसाब से प्रतिक्रिया देना, प्रतिक्रिया करना। इसका आप सभी ने इंटरपर्सनल उत्तर दिया है। ठीक है भाई, इंटरपर्सनल उत्तर दिया है। इस जो ये आपका टेक्स्ट बुक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर गार्डनर का ना, गार्डनर वाला कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें इंटरपर्सनल दिया है। कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आप ध्यान से देखो ऑफिशियल आंसर की में इसका उत्तर इंट्रापर्सनल दिया हुआ है। अब ये क्यों दिया हुआ है इसका मैं आपको बताऊंगा रीजन, बट इसका उत्तर ना इंटरपर्सनल ही आएगा। तो ऑफिशियल आंसर की में ये उत्तर दिया हुआ है गलत। अब इसको गलत भी नहीं कह सकते, गलती यहाँ पे इनकी नहीं, गलती यहाँ पे NIS वालों की है। उनकी गलती क्या है मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 गार्डनर है ना, 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 100, 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 100 पे हमें मिलेगी गार्डनर की थ्योरी। ये गार्डनर की थ्योरी लिंग्विस्टिक है, लॉजिकल है, विजुअल स्पेशियल है, बॉडी का एस्थेटिक्स है, म्यूजिकल है, इंट्रापर्सनल और इंट्रापर्सनल है। देखो इंट्रापर्सनल इज सेल्फ स्मार्ट। इंट्रापर्सनल का मतलब क्या, कहाँ गया, रुको एक बार। इंट्रापर्सनल इज सेल्फ स्मार्ट। जिस बंदे को खुद के बारे में, खुद की फीलिंग्स के बारे में, खुद की इंट्यूशंस के बारे में, खुद के बारे में अवेयरनेस होती है, उसे कहते हैं हम सेल्फ स्मार्ट या फिर इंट्रापर्सनल। इंट्रा का मतलब होता है खुद से जुड़ा हुआ। इस इंट्रा में कभी भी दूसरे बंदे की तो बात होती ही नहीं है। प्रॉब्लम इज कि ये जो यहां पे लिखा हुआ है यही गलत लिखा हुआ है। helps individual to recognize and make distinctions about others feeling intentions and respond accordingly, है ना। इंट्रापर्सनल में दूसरे बंदे की बात आती ही नहीं है। अब हम बोलते हैं इंट्रा स्कूल कंपटीशन है, इंट्रा स्कूल मतलब खुद के स्कूल के अंदर ही, क्या दूसरे स्कूल की बात आएगी, नहीं आएगी। तो इधर दूसरे बंदे की बात आएगी ही नहीं।
और इंटरपर्सनल, बेसिकली ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं, देखो मैं ऐसा मानता हूँ और आप भी ये मान लोगे कि ये स्टेटमेंट ना इंटरपर्सनल की है। enables individual the capacity of reflective understanding of others and oneself। हाँ, ये शायद हो सकती है रिफ्लेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ। अगर हम बोले रिफ्लेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ, वो इंट्रापर्सनल हो सकती है। समझ पा रहे हो? तो बस ये दिक्कत है, ये डेफिनेशन असल में जो दी हुई इंटरपर्सनल की है, बट क्योंकि यहाँ पे इंट्रापर्सनल में लिखा हुआ है, इसलिए जो ऑफिशियल आंसर की वाले हमारे भाई साहब है, इन्होंने भी इंट्रापर्सनल मार दिया। बट इसका उत्तर इंटरपर्सनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटरपर्सनल। इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रोल ऑफ अ टीचर इन एनहेंसिंग फिजिकल क्लाइमेट ऑफ द क्लासरूम। क्या क्या कर सकती है? छात्रों को पेंटिंग और गतिविधि चार्ट के साथ कक्षा की दीवारों का सौंदर्यकरण करने के लिए प्रोत्साहित करें। बिल्कुल ठीक बात है भाई, क्लास ब्यूटीफुल बनेगी। बच्चों के जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको सेफ एंड सिक्योर रखें। बिल्कुल ठीक बात है। भवन की सुरक्षा और सुरक्षित स्थिति सुनिश्चित करने के लिए जिसमें कक्षा कार्य करती है। बिल्कुल ठीक बात है। टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू शेयर डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक क्लीनिंग डिस्पोजेबल ऑफ गार्बेज अमॉन्ग देमसेल्फ, की जो भी आपको कूड़ा वगैरह है वो आपको डस्टबिन में डालना है। इससे भी क्लास साफ रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 एंड 3 सभी का उत्तर ठीक है। मॉडर्न एजुकेशन इज अबाउट, यहाँ इंटरेक्शन नहीं है, यहाँ डेवलपिंग ऑफ इंटेलेक्ट, INTELLECT, इंटेलेक्ट। यहाँ इंटेलेक्ट लिखा हुआ है, डेवलपिंग द इंटेलेक्ट, ऑफरिंग मोर एंड मोर थ्योरीज एंड फैक्ट। यही क्वेश्चन है ऑफिशियल पेपर का भी, यही क्वेश्चन है ऑफिशियल पेपर का भी, यही क्वेश्चन। मॉडर्न एजुकेशन इज डेवलपिंग द इंटरेक्ट, ऑफर मोर एंड मोर थ्योरीज एंड फैक्ट। यहां पर भी इंटरेक्ट लिखा हुआ है, असल में इंटेलेक्ट है। क्या है? इंटेलेक्ट। सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो तो नीचे लिख रहा है मॉडर्न एजुकेशन इज डेवलपिंग द इंटरेक्ट, ऑफर मोर एंड मोर थ्योरीज एंड फैक्ट। इधर भी मैं बता रहा हूं, ऐसा कौन सा आपको महारथी एजुकेटर मिल जाएगा जो ऑफिशियल आंसर की में भी पता गलती बता दे? इसमें ना ये गलती दी हुई है, मॉडर्न एजुकेशन इज डेवलपिंग द इंटरेक्ट नहीं है, यहाँ पे इंटेलेक्ट है। क्या है? इंटेलेक्ट। बाकी ठीक है क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए क्वेश्चन कहाँ गया? मॉडर्न एजुकेशन डेवलपिंग द इंटेलेक्ट, ऑफर मोर एंड मोर थ्योरीज एंड फैक्ट। हिंदी में आधुनिक शिक्षा सहभागिता विकसित कर रही है। थोड़ी सी यहाँ पे भी फिर गलती है, रुको यार, क्योंकि ना वो इंटरेक्ट है हर जगह ना, तो फिर वो इंटरेक्ट के हिसाब से हिंदी दी होगी। इस बात को भी आप ध्यान रखो, क्योंकि इंटरेक्ट है हर जगह, तो इंटरेक्ट के हिसाब से हिंदी दी होगी। रुको एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। सहभागिता विकसित करना, अधिक से अधिक सिद्धांतों और तथ्यों को प्रस्तुत करती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं हमसे बात करी गई है जो मॉडर्न एजुकेशन है वो काम क्या करती है, इज ऑल अबाउट। इसका मतलब मॉडर्न एजुकेशन का बेसिकली एम क्या है, या फिर वो क्या करवाना चाह रही है हमसे, फिर चल क्या रहा है मॉडर्न एजुकेशन में, ये बात करी गई है। तो डेवलपिंग द इंटेलेक्ट और ऑफर मोर एंड मोर थ्योरीज एंड फैक्ट, ये आपको चलो आपने पहला पॉइंट लगा भी दिया। दूसरा पॉइंट समझ आया कुछ? डेवलपिंग द ऑफरिंग मोर एंड मोर थ्योरीज एंड फैक्ट, कुछ है इसका मतलब? थोड़ा सा यार एग्जामिनर की भी दिक्कत है, थोड़ा सा और कंटेक्स्ट दे, बच्चे समझ तो पाए एटलीस्ट क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। बाकी ये जो जिड्डू कृष्ण मूर्ति साहब की जो किताब दिखाई थी वहीं से उठाया गया है। पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 है, पेज नंबर 44, जिड्डू कृष्ण मूर्ति साहब की जो किताब है, पेज नंबर 44। मॉडर्न एजुकेशन इज मेकिंग us into thoughtless entities. It does very little towards helping us to find our individual vocation. Basically ये हमें खुद को ढूंढने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। इसका बस हमारा काम क्या है कि इंफॉर्मेशन डालते रहो डालते रहो डालते रहो। बेसिकली थॉटलेस एंटिटीज मॉडर्न एजुकेशन ने हमें बना दिया है। ये हमारा हमें खुद को ढूंढने में, है ना, खुद की इंडिविजुअल वोकेशन को ढूंढने में बिल्कुल हेल्प नहीं करता। ये बस काम क्या है, इसका काम है एग्जामिनेशन को पास करवाना और हमें फिर से एग्जाम देके फिर से तैयारी करके फिर से जॉब दिलवाना। और ये एंडलेस रूटीन है। आपने देखा 10th पास कर ली, फिर 12th पास करी, 12th के बाद फिर ग्रेजुएशन पास करी, फिर उसके बाद डीएलएड पास करी, डीएलएड के बाद फिर पेपर आ गया DSSB का, फिर इसको पास करना है। उसके बाद आगे और कहीं जाओगे फिर पेपर आ जाएगा। तो बेसिकली थॉटलेस एंटिटीज का काम क्या है, बस डालते रहो दिमाग में डालते रहो नॉलेज। अब चलते हैं हम पेज नंबर 52। सॉरी,
42. Modern education is developing the intellect, offer more and more theories and facts without bringing about the understanding of total process of human existence. की मॉडर्न एजुकेशन का काम क्या है? बस दिमाग में चीजें भरते रहो, दिमाग में थ्योरीज भरते रहो, दिमाग में फैक्ट्स भरते रहो, बिना समझे कि हमारी एग्जिस्टेंस क्यों हुई, हम हैं क्या। बेसिकली वो है ना, वो जो कॉन्साइंस के बारे में जाने बिना। समझ पा रहे हो कि एज सच इस मॉडर्न एजुकेशन कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, इसका काम है बस दिमाग में नॉलेज को भरना, बस यही लिखा हुआ है। मॉडर्न एजुकेशन इज डेवलपिंग द इंटेलेक्ट। कैसे इंटेलेक्ट को डेवलप कर रहा है? ये बहुत सारी थ्योरीज आपके सामने प्रेजेंट करता है, फैक्ट प्रेजेंट करता है, आपको बस वो याद करनी पड़ती, रटनी पड़ती है, वो पेपर में लिखनी होती है और बस आपका काम हो गया। बट इससे ये नहीं पता लगता कि भाई हमारा अंदरूनी प्रोसेस क्या चल रहा है, खुद के बारे में क्या ज्ञान है, खुद के बारे में ज्ञान की बात चल रही है यहाँ पे। वी आर हाईली इंटेलेक्चुअल, वी हैव डेवलप्ड कनिंग माइंड्स एंड आर कॉट अप इन एक्सप्लेनेशन। हमारा दिमाग हाईली इंटेलेक्चुअल हो चुका है और हमारा सिर्फ ध्यान एक्सप्लेनेशन में है, जबरदस्ती की हर जगह थ्योरीज को प्रोड्यूस करने में। द इंटेलेक्ट इज सेटिस्फाइड विद थ्योरीज एंड एक्सप्लेनेशन बट इंटेलिजेंस इज नॉट। इंटेलेक्ट का मतलब दिमाग, मान लो कि मेमोरी मान लो यार आपकी, जो आपका दिमाग किन चीजों से भरा हुआ है। अगर आप पिछले अभी 6 महीने से तैयारी कर रहे हो, सब में थ्योरीज भरी होंगी, रूल्स भरे होंगे, समझ पा रहे हो? खुद के बारे में क्या कहना है आपको, वो तो नहीं भरा हुआ, बस उसी की बात चल रही है। इसमें बोला भी जो इंटेलेक्ट है हमारा, वो थ्योरीज और एक्सप्लेनेशन सेटिस्फाई हो जाता है, बट जो हमारा इंटेलिजेंस है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रीट स्मार्ट जो पीपल्स हैं, वो नहीं हो पाते। एंड फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टोटल प्रोसेस ऑफ एग्जिस्टेंस, अगर हमें टोटल प्रोसेस समझना एग्जिस्टेंस का, हमारा हम क्यों हैं, क्या है, बेसिकली हमारे जीवन का महत्व क्या है, वो सारी वो मेडिटेशन जो बड़ी लेवल की बात है ना, वो यहाँ लिखी हुई है, स्वामी विवेकानंद टाइप की बातें लिखी हुई है। तो अगर हमें खुद के बारे में समझना है, देयर मस्ट बी इंटीग्रेशन ऑफ माइंड एंड हार्ट। आपको अपने दिल और दिमाग दोनों को समझना पड़ेगा। और इंटेलिजेंस इज नॉट सेपरेट फ्रॉम लव। समझ गए? इंटेलिजेंस इज नॉट सेपरेट, लव मतलब हार्ट से रिलेट कर लो बस इसको, समझ रहे हो? सिर्फ वहां फैक्ट और थ्योरीज नहीं, वहां भावनाएं भी हैं इंटेलिजेंस में, ये बात लिखी हुई है। इंटेलेक्ट, और इंटेलेक्ट में सारी चीजें थ्योरीज फैक्ट वो चीजें भरी हुई है। तो यहां से क्वेश्चन उठाया गया, मॉडर्न एजुकेशन डेवलपिंग द इंटेलेक्ट, ऑफर मोर एंड मोर थ्योरीज एंड फैक्ट्स, है ना? तो बस थोड़ा सा यार एग्जामिनर में जा क्या रहेगा, थोड़ा सा वो और इसको डिफाइन कर देगा, ऑफर मोर एंड मोर थ्योरीज विदाउट ब्रिंगिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टोटल। इसको अगर एक लाइन 4-5 वर्ड एक्स्ट्रा लिख देगा क्या हो जाएगा उसका? पर नहीं, उस भाई साहब को तो ऐसे तुच्छ क्वेश्चन बनाने हैं जबरदस्ती के और कंफ्यूज करना है हमें, है ना? तो पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है, बोथ 1 and 2। इंटरेक्ट नहीं है, इंटेलेक्ट है, फिर से बता रहा हूं, अब तो आप समझ ही गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 129, टू विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग एरियाज डज कोऑपरेटिव लर्निंग हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट? कोऑपरेटिव लर्निंग का इनमें से किन किन पर पॉजिटिव इफेक्ट है? बच्चों के अंदर एकेडमिक अचीवमेंट अच्छी होती है, कोलैबोरेटिव बिहेवियर बढ़ता है, क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, रिलेशनशिप एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबल्ड स्टूडेंट्स बढ़ता है। सारी चीज ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसके ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, 1 2 3 एंड 4 आर करेक्ट। अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं, एक बार इसको मैं इंग्लिश में कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 खोल देता हूं, ये आप देख रहे हो, कोलैबोरेटिव बिहेवियर। अब बोलो सर कोऑपरेटिव अप्रोच में कोलैबोरेटिव, भाई कोलैबोरेशन कोऑपरेटिव ऑलमोस्ट चीज है, एक थोड़ी सी वाइड टर्म है, थोड़ी सी कंसाइज टर्म है, ठीक है? तो एकेडमिक अचीवमेंट, कोलैबोरेटिव बिहेवियर, क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग, बेसिकली डाइवर्सिटी हम समझते हैं इसमें, और डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के टुवर्ड्स हमारा एटीट्यूड और रिलेशनशिप अच्छा बनता है। बिल्कुल ठीक बात है, 1 2 3 एंड 4 इज द राइट उत्तर। बाकी अगर इसको दिखाना हो, मैं आपको दिखा सकता हूँ, 502 ब्लॉक के पेज नंबर 9, 109 109 यहां से उठाया हुआ है, ये उठाया हुआ है। Studies have shown that cooperative approach has positive effects on academic achievement, collaborative behavior, cross-cultural understanding, and relationship and attitudes towards disabled students। और इसके जो 3 मेन पॉइंट्स हैं, जो 3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शनल गोल्स हैं, वो एकेडमिक अचीवमेंट है, एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी है, और सोशल स्किल डेवलपमेंट है। बेसिकली इन तीनों के कहीं ना कहीं चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। पॉइंट इज क्लियर? किसी को कोई दिक्कत किसी भी तरह की नहीं? लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इमिटेटिव बिहेवियर इज रिलेटेड टू द रिस्पॉन्सेज ऑफ द मॉडल, नॉट टू हिज और बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स एज पर स्टेट्स। कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुकरणीय व्यवहार मॉडल की प्रतिक्रियाओं से संबंधित है, जो कि उसके या उसके प्रति राज्यों
कि व्यवहारिक ये प्रति राज्य, पता नहीं क्या एक्सप्लेनेशन हिंदी में दे रखी है, रुको हिंदी वालों को दिखा रहा हूँ मैं अलग से। ये ना इतनी टुच्ची हिंदी में कन्वर्ट कर देते ना। निम्नलिखित में से कौन सा अनुकरणीय व्यवहार मॉडल की प्रतिक्रिया से संबंधित है, न कि राज्यों की प्रति, यहाँ पे भी राज्यों आ गया यार, यहाँ पे वो स्टेट की उस राज्यों की बात नहीं करी गई है। देखा यही तो मैं कह रहा था, यही कन्वर्जन की दिक्कत होती है कन्वर्जन में। ये असल में क्वेश्चन इंग्लिश में आया है ऑफिशियल आंसर की में। तो बेसिकली कौन सा इमिटेटिव बिहेवियर वो उसका खुद का नहीं होता, वो दूसरों से लिया हुआ होता है, वो दूसरों से लिया हुआ होता है ना, या फिर निकाला हुआ होता है, उसकी बात करी गई है। मॉडलिंग इफेक्ट, डिसइनहिबिटरी, प्रोहिबिटिव और एलिसिटिंग इफेक्ट, इनमें से बताओ भाई कौन सा उत्तर आएगा। शायद आप ना इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती कर जाओ बेस्ड ऑन आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे। अगर मैं देखो यहाँ देख पा रहा हूँ सिर्फ 9% बच्चों ने से उत्तर दिया है, क्योंकि काफी ने देखो कि हाँ भाई चलो मॉडल है और मॉडलिंग है तो कर दिया मॉडलिंग। ऐसा हो सकता है। बेसिकली बोला हुआ है कौन सा इमिटेटिव बिहेवियर उसके खुद के रिस्पॉन्सेज नहीं है, वो दूसरों के देख के या फिर अंदर से निकाला हुआ है, जबरदस्ती निकालना। ठीक है, देखते हैं भाई, ये पूरी प्रॉपर लाइन पेपर में आई थी। अब हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं। 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 16, 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 16, जहां पे हमने पढ़ा था मॉडलिंग इफेक्ट क्या है, इनहिबिटरी इफेक्ट क्या है, डिसइनहिबिटरी इफेक्ट क्या है, इधर ही हमने पढ़ा एलिसिटिंग इफेक्ट। Eliciting effect is related to response of the model, not to his or her behavioral characteristics as per states। कि ऐसे रिस्पॉन्सेज जो उसके नहीं है, जो उसके नहीं है, वो उसने किसी से देख के फिर अंदर से निकाले हैं। एन इलिस्ट्रेशन ऑफ एलिसिटिंग इफेक्ट क्या, मास बिहेवियर इज द एग्जाम्पल। जैसे कि अगर कोई स्टेडियम में ताली बजा रहा है तो उनको देखकर वो आपका बिहेवियर नहीं, आपका मन नहीं कर रहा ताली बजाने का, बट आपने देखा कि भाई ताली बजाने, तो आप भी साथ में क्लैप करने लग गए। लिखा हुआ है इन एनी स्पोर्ट्स इवेंट वन पर्सन क्लैपिंग और बूइंग माइट एलिसिट सिमिलर बिहेवियर फ्रॉम others in the crowd. Sometimes many in the crowd do not know why they behaved this way. They imitated, मतलब बेसिकली उनको खुद का बिहेवियर नहीं है, वो निकाला गया बिहेवियर है दूसरों को देखकर, मास बिहेवियर। पॉइंट इज क्लियर। तो हमारे यहाँ पे 130 या फिर 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं। डिसिप्लिन 1 कंप्लीट हो गया, डिसिप्लिन 2 के 10 क्वेश्चन हो गए। अगली क्लास में हम ट्राई करेंगे डिसिप्लिन 2 के रिमेनिंग 10 क्वेश्चन और डिसिप्लिन 3 को कंप्लीटली पूरा करने का। ठीक है, होप्स तो क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। इसका उत्तर मैं बताया था, इसका उत्तर है एलिसिटिंग इफेक्ट। होप्स तो क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, समझने को बहुत सारी नई चीजें दिखी होंगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया हो खुद की तैयारी पे, और ऐसी तैयारी करते चलो। इस क्लास का रिव्यू प्लीज मुझे अपने कमेंट सेक्शन में दे देना, क्लास कैसी लगी कैसी नहीं। भाई बहुत हिम्मत लग रही है, बहुत जान लग रही है, बहुत मेहनत लग रही है, आपको दिखी दी होगी, है ना। तो प्लीज भाई दे देना। अब मैं चलता हूँ, इस क्लास को खत्म करता हूँ, कुछ खाता हूँ पीता हूँ और चलते हैं जिम। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमसे चलिए दोस्तों, आपसे मिलते अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को।